हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। और जो भी स्टूडेंट इस बार 2024 में एग्जाम देंगे, स्पेशली ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी देता रहता हूं जिसमें मैं आपको लघुत्तरीय प्रश्नों का आंसर नहीं बताता, तो लघुत्तरीय प्रश्न हम आपको अलग से बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो केमिस्ट्री के 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो लघुत्तरीय प्रश्न है उनको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। अब आप लोग कहेंगे सर आपने केमिस्ट्री के चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक क्यों बताया, फर्स्ट से लेकर 5 तक क्वेश्चन क्यों नहीं बताया? तो देखिए उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यानी कि केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न थे उसको मैंने आंसर के साथ बता दिया। अब बचा था आपका चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, उसको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। ठीक है, तो अब की बार हमें केमिस्ट्री में 100 में 95% प्लस पार करना है। बस आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर केमिस्ट्री मुझे हार्ड लगती है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ें? तो टेंशन मत लीजिए, जो मैं बताता हूं उसको नोट करते रहें, उसको पढ़ते रहें, आप 95% इस बार लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस मैराथन क्लास की। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि अब मौज मस्ती का टाइम नहीं रहा, अब आपको करना पड़ेगा पढ़ाई। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं किस चैप्टर के क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। चैप्टर्स में हमारा सबसे 6 नंबर जो चैप्टर है वो है हाइलो एल्केन तथा हाइलोरीन। इसके चैप्टर्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आप सेकंड केमिस्ट्री जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताइए। ठीक है, 7 नंबर हमारा चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर। 8 नंबर चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। 9 नंबर चैप्टर है एमीन और 10 है जैव अणु। ठीक है, इन चैप्टर के 6 से लेकर 10 तक जो चैप्टर है उनके क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, देखिए हमारे बोर्ड में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। आपसे टिप्पणी करने को पूछा जाता है। आप केमिस्ट्री का अगर पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें 2-3 चीजें बहुत आती है हमारे लघुत्तरीय और विस्तृतरीय में। वो है जैसे टिप्पणी कीजिए, वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, ऐसे नेम डायरेक्शन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे आएगा कि रासायनिक समीकरण लिखिएगा, ऐसे प्राप्त करोगे क्या होता है जब। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी पूछा जाता है कि उड्स अपक्रिया पर टिप्पणी कीजिए, उड्स फिटिंग अपक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना होता है। सबसे पहला है हमारा उड्स अपक्रिया। ठीक, तो देखिए उड्स अपक्रिया क्या है? एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन बनती है, इसी को हम उड्स अपक्रिया कहते हैं। यानी कि जब हम एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे तो एल्केन बनेगी, इसी को उड्स अपक्रिया कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे एल्किल हैलाइड क्या है? देखिए एल्किल जो आपका है हम लोग इसको लिखते हैं आर से, इसको आर से डिनोट करते हैं, और जो हाइलाइड है उसको एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स क्या है? एक्स आपका हाइलोजन है। आपने सुना होगा नाम, जो हमारे हाइलोजन तत्व होते हैं उनको एक्स बोलते हैं। एक्स में आप लोग क्या लिखेंगे? हाइलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सब हाइलोजन तत्व होते हैं। तो एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल की जगह पर हम मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी लिखेंगे। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की जब हम अपक्रिया किसके साथ कराते हैं? सोडियम धातु के साथ। सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na। ठीक है, इसके साथ जब हम कराते हैं किसकी उपस्थिति में, वो भी दिया गया है। देखिए किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ऊपर कर देंगे शुष्क ईथर। ठीक है, तो हमारा बनेगा क्या? हमारा एल्केन बनेगा, यानी कि आर आर और प्लस हमारा सोडियम हाइलाइड बनेगा NaX। लेकिन अभी रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है। देखिए आर आर तो बन गया एल्केन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही आर है, यहाँ 2 आर है तो आगे इसके 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर सोडियम 2 है तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे। अब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है, यानी कि एल्किल हैलाइड के हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे, सोडियम के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसको शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एल्केन बनेगा और सोडियम हाइलाइड बाहर निकलेगा, इसको बोलेंगे एल्केन। ठीक है, ये आपका है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ठीक है,
तो आप कह सकते हैं जब एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में अभी नहीं आया होगा, तो हम क्या करेंगे, जो R और X लिखा है इसके जगह पर R के जगह पर एल्किल रखेंगे, X की जगह पर हैलोजन रखेंगे, तब इस रिएक्शन को समझिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके जगह पर 2, इसके जगह पर हम क्या रख दें, इसके जगह पर हम रख दें मेथिल, एल्किल की जगह पर आप मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी रख सकते हैं। एक्स की जगह पर क्या रख दें, हाइड्रोजन के आपका आयोडीन, क्लोरीन कुछ भी रख सकते हैं, तो आई रख दिया हमने। ठीक है, देखिए ये भी आपका एल्किल हैलाइड है, ये मेथिल क्लोराइड है। एल्किल हैलाइड, मेथिल का मतलब एल्किल, क्लोराइड का मतलब हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड ये भी है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम से करा दी। ठीक है, तो अब देखिए बनेगा क्या, वही सेम चीज है जो ऊपर मैंने बताया वही मैं नीचे भी बता रहा हूँ। ठीक है, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया करा दिया, तो बना क्या हमारा, देखिए यहाँ पे R बना था, तो R की जगह पर क्या है CH3, तो ये बनेगा CH3 और CH3 इस प्रकार से। ठीक है, मतलब R की जगह पर हमने CH3 लिया है और X की जगह पर हमने क्या लिया है, I लिया है, तो देखिए 2Na, X की जगह पर हम I लिख देंगे, बस ये हमारा रिएक्शन हो गया। यानी कि जब मेथिल आयोडाइड की क्रिया हम सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एथेन बनता है, इसका नाम होगा एथेन। ठीक है, ये है मेथिल क्लोराइड, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आई है भैया तो आयोडाइड होगा। ठीक है, आयोडाइड। ठीक, समझ में आ गया, तो हमारा ये एथेन बनता है। यानी कि वुड्स अपक्रिया का मतलब है कि एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराइए, एल्केन बनेगा, इसी को हम वुड्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। देखिए वुड्स अपक्रिया और वुड्स फिटिंग अपक्रिया दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, तो दूसरा अब हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया क्या है, नाम थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, बस इसमें फिटिंग लगा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए उसमें क्या था वुड्स अपक्रिया में कि हमने एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु से कराई थी। इसमें क्या करना है, एल्किल हैलाइड का आपको एरिल हैलाइड के साथ अपक्रिया कराना है, फिर उसके बाद सोडियम धातु से, मतलब इसमें एक आपका अभिकारक और बढ़ गया है, एरिल हैलाइड। ठीक है, एरिल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने क्या ले लिया, आयोडोबेंजीन ले लिया या फिर क्लोरोबेंजीन ले लिया। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अपक्रिया वुड्स अपक्रिया कहलाती है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। वुड्स अपक्रिया में क्या था, हमने एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम से कराई तो एल्केन बनता था। इसमें एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम से तो कराएंगे ही, साथ में एरिल हैलाइड से भी करा देंगे, तो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, इसी को हम वुड्स फिटिंग अपक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन की अपक्रिया से टालुइन का बनना। टालुइन क्या है, ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग क्या लेंगे, मेथिल आयोडाइड व आयोडोबेंजीन। देखिए आयोडोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5I, ये आयोडोबेंजीन है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, तो एक H जब प्रतिस्थापित होगा तो I जुड़ जाएगा, तो C6H5I। इसकी अपक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, देखिए मेथिल आयोडाइड के साथ। मेथिल आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3I, और प्लस सोडियम धातु से भी इसकी अपक्रिया हम कराएंगे। ठीक है, सोडियम से हमने अपक्रिया करा दी, तो बना क्या हमारा, ऊपर जो रहेगा वो भैया रहेगा, क्या रहेगा ऊपर, शुष्क ईथर। ठीक है, ऐसे ये रहेगा, इसको जरूर लिख दीजिएगा। अब देखिए हमारा बनेगा क्या, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ से हमारा C6H5 और यहाँ से CH3 ये आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ पे 6 लिख दिए, C6H5 और CH3 ये दोनों जुड़ गए, ये हमारा बन गया टालुइन। क्या बन गया, ये टालुइन बन गया। और अभी और कुछ चीजें बनेंगी जिसको मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहीं पे लिख देता हूं। देखिए C6H5 CH3 हो गया हमारा, बचा क्या, Na बचा और 2I बचा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड में 2
Na, यानी कि 2 Na हो गया और I भी 2 है तो हम यहाँ पे I लिख देंगे। बस ये रिएक्शन हमारा हो चुका है, ठीक है। तो जब हम मेथिल आयोडाइड, ये क्या है आपका मेथिल आयोडाइड है, इसकी क्रिया आयोडोबेंजीन से कराते हैं सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो भैया टॉलुइन बनता है। टॉलुइन जो होगा ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है। इसका नाम है आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ठीक है। इनका नाम है मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आयोडाइड, डाइड कर दीजिएगा, सॉरी आयोडाइड, ठीक है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा मेथिल आयोडाइड, ठीक है। तो यही था आपका वुड फिटिंग अवक्रिया। ध्यान से एक बार फिर से हम समझते हैं कि एल्किल हैलाइड का एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अवक्रिया वुड फिटिंग अवक्रिया कहलाती है। तो ये आपका एल्किल हैलाइड है, ये एरिल हैलाइड है। इसकी अवक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना जो कि टॉलुइन है, ठीक है। तो हमने जब आयोडोबेंजीन का मेथिल आयोडाइड से सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर से अपक्रिया कराई तो टॉलुइन बना, इसी को हम कहेंगे वुड्स फिटिंग अपक्रिया, ठीक है। ये सेकेंड रिएक्शन था। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है क्योंकि इसमें हमें 2 चीजें निकालनी थी, ठीक है। सबसे पहले वुड्स अपक्रिया हमें बताना था क्या होता है, फिर वुड्स फिटिंग अपक्रिया। इस तरह करोगे तो 3 से 4 नंबर वाले में ये आते हैं, 4 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर नंबर 7 से है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आता है, ठीक है। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखिए क्या है, ल्यूकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में विभेद को संक्षेप में लिखिए। देखिए एक ल्यूकास परीक्षण है जिसके द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों में डिफरेंस करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो एल्कोहल होते हैं उसमें हम डिफरेंस करते हैं। कैसे पहचानोगी, जैसे एल्कोहल कई प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, कैसे पहचानोगे? तो उसकी पहचान के लिए हम ल्यूकास परीक्षण का यूज करते हैं, ल्यूकास टेस्ट। जैसे अगर टाइफाइड है किसी को तो उसके लिए हम विडाल टेस्ट कराते हैं ताकि पता लगे टाइफाइड है कि नहीं है, ठीक है। वैसे ही प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों को पहचानने के लिए ल्यूकास परीक्षण का यूज करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं वो जानते हैं। देखिए पहले जानिए ल्यूकास परीक्षण क्या है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी एल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। यानी कि यह है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, ठीक है, मतलब हिंदी में लिखा है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ये भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक, देखिए ल्यूकास अभिकर्मक भी आता है। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? तो सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के घोल को हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो यह जो है भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। किसी एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। देखिए कैसे पहचानोगे, जब हम किसी एल्कोहल में इस ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमें एल्किल क्लोराइड बनता है जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है, कौन सा तृतीयक है? देखिए जैसे आप ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाएंगे एल्कोहल में, अगर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न होगा तो वो टर्सरी एल्कोहल होगा, यानी कि तृतीयक एल्कोहल। अगर 5 या 10 मिनट में धुंधलापन होगा तो वो द्वितीयक एल्कोहल होगा। अगर धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता है तो वो प्राइमरी एल्कोहल होता है, यानी कि प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। तो देखिए जब हम किसी एल्कोहल में इस ल्यूकास अभिकर्मक को मिलाते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। जैसे देखिए रिएक्शन समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपका एल्कोहल है ROH, ये आपका एल्कोहल है। कैसे पहचाना आपने कि एल्कोहल है? देखिए OH फंक्शनल ग्रुप लगा है तो ये एल्कोहल होगा। इसकी अभिक्रिया हमने किससे कराया? सांद्र HCl से करा दिया, ठीक है। HCl सांद्र लेंगे, ठीक है, और आपको कराना है, देखिए निर्जल ZnCl2, ठीक। और ऊपर क्या है? देखिए ऊपर रहेगा ZnCl2, यानी कि ZnCl2। ये ध्यान रखिएगा कि जो HCl रहेगा ये सांद्र रहेगा और जो ZnCl2 है ये निर्जल रहेगा, ठीक है। जब हमने अभिक्रिया कराई किसी एल्कोहल की, किससे कराया? सांद्र HCl और ZnCl2 से, तो हमारा क्या बना? R जो है ये Cl से मिल जाएगा तो RCl बन जाएगा।
और प्लस ये H और AH और O मिलकर क्या बना देंगे H2O, 2 H है और एक वो हो तो H2O बनेगा। ये है एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। इस एल्कोहल की हमने ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अब क्रिया कराई तो एल्किल क्लोराइड बना हमारा, एल्किल क्लोराइड। तो जब ये रिएक्शन होता है, जब एल्कोहल की हम ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है और धुंधलापन उत्पन्न होता है। तो कैसे आप लोग विभेद करेंगे, देखिए अगर इनका रिएक्शन हुआ और कमरे के ताप पर टर्सरी एल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं, जब रिएक्शन होगा जो तृतीयक एल्कोहल होंगे वो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करेंगे, और कमरे के ताप पर सेकेंडरी एल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करेंगे। यानी कि जब ये रिएक्शन होगा तो जो द्वितीयक एल्कोहल होंगे वो 5 से 10 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न करेंगे, और जो प्राथमिक एल्कोहल होगा कमरे के ताप पर प्राइमरी एल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते, अतः विलयन पारदर्शक होता है। लेकिन जो प्राथमिक एल्कोहल होगा वो धुंधलापन उत्पन्न नहीं करेगा। तो किसी एल्कोहल को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल को पहचानने के लिए ल्यूकास टेस्ट किया जाता है। एल्कोहल की ल्यूकास अभिकर्मक से अपक्रिया करा देंगे तो एल्किल क्लोराइड बनेगा, और एल्किल क्लोराइड जब बनता है तो धुंधलापन उत्पन्न होता है। अगर तुरंत धुंधलापन उत्पन्न हुआ तो तृतीयक एल्कोहल होगा। तुरंत का मतलब तृतीयक, देखिए ता से तुरंत, ता से तृतीयक, ठीक है। अगर 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न हुआ तो द्वितीयक होगा, और अगर धुंधलापन उत्पन्न नहीं हुआ तो वो प्राथमिक एल्कोहल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ल्यूकास टेस्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है ये कुछ इस प्रकार से आता है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं। देखिए क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे फर्स्ट है एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनेगा। देखिए आपको रिएक्टेंट दिया गया है, आपको प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। दूसरा है फार्मिक अम्ल को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं। केवल केमिकल रिएक्शन बताना है कि जब हम एसीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, ये बताना है। फिर फॉर्मेल्डिहाइड को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। फिर बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो एक एक करके हम सबको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले को करेंगे। आपको तो प्रश्नोत्तर संख्या डालना होगा, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एसीटोन को सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया कराना है, ठीक है। तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए CH3COCH3। इसकी एफ क्रिया हमें किससे करानी है, देखिए इसकी एफ क्रिया करानी है हमें सोडियम बाइसल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaHSO3। देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा तभी रिएक्शन कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने रिएक्शन कराया तो बनेगा क्या, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये CH3 और ये CH3, ये दोनों मिलकर बना देंगे CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। देखिए CH3 और CH3 मिलकर, ठीक है। दूसरा क्या बचा, अब देखिए ये C हम यहाँ पे लिख देंगे, C लिख दिया हमने। O और H ये हम ब्रेकेट में लिख देंगे, ये ब्रेकेट में OH लिखा है, ठीक है। और फिर क्या बचा, SO3 हमारा बचा, SO3 हो जाएगा। और उसके बाद क्या बचा हमारा, Na बचा तो Na हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये आपका प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है। देखिए ये प्रोडक्ट का नाम अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसा प्रोडक्ट है। तो ये आपका है एसीटोन, एसीटोन। ये आपका है सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड, ठीक है, ये आपका है। और ये क्या है आपका, इतना बड़ा एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड है, ये एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, बाइसल्फाइड, ठीक है। ये आपका है एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन आपका था कि क्या होता है जब एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया करता है। तो जब एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा, यानी कि एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड तीनों मिक्स हो गया, बस हो गया, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं, 2 और 1 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 1 7, यहाँ पे कितने हैं, 3 का 2 से गुणा होगा 6 और 1 7, ठीक है। यहाँ पे SO3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3
एक 4, इधर कितना है 3 और एक 4, ठीक है। इधर Na1 है, इधर भी Na1 है, रिएक्शन बैलेंस है। तो आप कह सकते हैं जब एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अब क्रिया करता है तो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड बनता है, तीनों मिक्स हो गए, ठीक है। नाम में क्या रखा है। दूसरा देखते हैं रिएक्शन। देखिए ऐसे आपको करना होगा, क्वेश्चन तो उतारना नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसे करना है। दूसरा है क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं। केवल रासायनिक समीकरण ही देना है, कुछ खास लिखना नहीं है, ठीक है। क्या होगा जब फॉर्मिक अम्ल को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करेंगे। तो फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है। इसको हम लोग गर्म करेंगे फेहलिंग विलयन। फेहलिंग विलयन का फॉर्मूला होता है CuO, ठीक है। दोनों को गर्म कर देते हैं अब हम लोग, ठीक है। हीट करते हैं, ऊपर गर्म का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा बनेगा क्या, देखिए यहाँ पे हमारा बनता है Cu2O। अब आप लोग कहेंगे सर इधर तो कॉपर 1 है, इधर 2 कर दिया, तो भैया इसको भी 2 कर दीजिए, फ्री है, ठीक है। Cu2O प्लस देखिए क्या बचा हमारा, Cu2O हमारा हो गया। ये क्या बचा यहाँ पे, COO मिलकर बना लेंगे CO2, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मेन पॉइंट है आपका, ठीक है। देखिए Cu2O हमारा बन गया, ये आपका बन गया COO, बचा क्या 2H बचा और यहाँ पे एक O बचा, ये हो गया H2O, बस ये हमारा हो गया, ठीक है। तो जब हम फॉर्मिक अम्ल की, देखिए फॉर्मिक अम्ल इसका नाम लिख देंगे फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। ये है फेहलिंग विलयन, फेहलिंग विलयन, ठीक है। और ये आपका है ये क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, ये जल है, ठीक है। तो जब हम फॉर्मिक अम्ल को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है, ठीक है। बस हो गया, इसमें कुछ नहीं था। हमने क्या किया, फॉर्मिक अम्ल को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म किया तो क्यूप्रस ऑक्साइड बना। देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, इधर हाइड्रोजन कितना है 1 1 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर कार्बन कितना है 1, इधर कार्बन कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 2 4, इधर कितना है 1 2 1 3 1 4, ठीक है। इधर कॉपर कितना है 2, इधर भी 2 है, बस रिएक्शन बैलेंस है। तो जब हम फॉर्मिक अम्ल को फेहलिंग विलयन के साथ गर्म करेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, ठीक। तीसरा रिएक्शन देखिए क्या होता है जब बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल के साथ अभिकृत किया जाता है। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कार्बिल एमीन अपक्रिया शायद, या स्मिथ अपक्रिया कुछ है, ठीक है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है जब बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। तो थर्ड रिएक्शन हम यहीं पे करेंगे, ठीक है। नीचे देखिए सबसे पहले आपका है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है देखिए C6H5COOH। ओइक का मतलब हुआ वो आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, ठीक है। इसकी अपक्रिया किससे करानी है, देखिए ध्यान से ऊपर पढ़िए। जब बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है HN3 या N3H इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इनका रिएक्शन होता है किसकी उपस्थिति में होता है, H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4। तो बनेगा क्या, इसको देखिए यहाँ से हमारा C6H5 है, हमने लिख दिया, ठीक है। ये COOH अलग हो जाएगा, यहाँ से NH और H ये H2 हो जाएगा, ठीक है, NH2 हो जाएगा। ये देखिए C6H5 हो गया, यहाँ से हमने एक N ले लिया, यहाँ से H ले लिया, यहाँ से H ले लिया, NH2 हो गया। प्लस बचा क्या हमारा, COO को क्या लिख सकते हैं, C है, OO का मतलब 2 O है तो CO2 हो गया। प्लस क्या बचा, यहाँ से एक N हमने ले लिया था, 2 N अभी भी है तो N2 हो जाएगा, बस हो गया, ठीक है। तो जब हम बेंजोइक अम्ल को H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एनिलीन बनता है। इनका नाम है एनिलीन, ठीक है। ये आपका है बेंजोइक अम्ल, ठीक है। ये है हाइड्राजोइक अम्ल, हाइड्राजोइक है या हाइड्राजोइक है, देख लेते हैं, हाइड्राजोइक अम्ल, ठीक है, अम्ल, ठीक है। तो कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन में
बस डिफरेंस क्या, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला नहीं पता होगा, ऐसे पढ़ के बैठ जाएंगे कि बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। तो जब हम बेंजोइक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो एनिलीन बनेगा। अब बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला नहीं पता है, नहीं कर पाएंगे। हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला नहीं पता है, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये 3 रिएक्शन थे आपके। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। 4 नंबर 3 नंबर फ्री में नहीं मिलते। ठीक है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 4 नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है स्मिट अपक्रिया। ये हमारे एमीन चैप्टर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। स्मिट अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। अभी जो मैंने बताया था आपको लास्ट में कि बेंजोइक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एनिलीन बनता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखिए क्या है, स्मिट अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए तथा एथिलेमीन की एसीटल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को भी, ठीक है, उसका भी समीकरण देना है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वही चीज़ है, बस वहाँ पे मैंने क्या लिया था, बेंजोइक अम्ल लिया था, यहाँ पे प्रोपेनोइक अम्ल ले लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि स्मिट अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिलेमीन की एसीटल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो पहले स्मिट अपक्रिया समझते हैं। स्मिट रिएक्शन क्या है, देखिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपियोनिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर एथिलेमीन बनता है। जैसे वहां पे बेंजोइक अम्ल की अपक्रिया हमने कराई थी तो क्या बना था, एनिलीन बना था। यहाँ पे प्रोपियोनिक अम्ल लेंगे, मतलब प्रोपियोनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5COOH। ये प्रोपेनोइक अम्ल होगा क्योंकि इसमें 3 कार्बन, देखिए 1 और 2 3, ठीक है, यानी कि 3 कार्बन है तो ये प्रोपेनोइक अम्ल होगा। इसकी अपक्रिया किससे कराएंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ HN3। ठीक, तो हमारा बनेगा क्या, देखिए ऊपर क्या लेंगे, ऊपर सांद्र H2SO4 ले लीजिएगा। ठीक है, इसकी उपस्थिति में कराते हैं सांद्र H2SO4। ठीक, बनेगा क्या हमारा, देखिए वही सेम प्रोसेस, C2H5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से N, यहाँ से H और यहाँ से H, ये NH2 हो जाएगा। बचा क्या हमारा, COO बचा यानी कि CO2 बचा और 2N बचा यानी कि N2 बचा, बस हो गया। बस यही हमारा रिएक्शन होगा कि हमने प्रोपेनोइक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ रिएक्शन कराया तो हमारा एथिलेमीन बन गया। ठीक है, ये है एथिलेमीन, एथिलेमीन। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल। ये है हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक है, तो यही था आपका, इसी को स्मिट अपक्रिया हम बोलते हैं कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपियोनिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे तो एथिलेमीन बनेगा। यही है स्मिट अपक्रिया। ठीक है, प्रोपियोनिक अम्ल का हमने हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराया तो एथिलेमीन बना। बाकी तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आपके निकल ही जाएंगे। फिर आपसे कहा गया एथिलेमीन तो बन गया भैया, लेकिन आपको करना क्या है, एथिलेमीन की एसीटल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखना है। ये 4 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्नों में आता है, तो इसको भी चलिए करते हैं। सबसे पहले एसीटल्डिहाइड के साथ अपक्रिया हम पढ़ेंगे, एथिलेमीन की एसीटल्डिहाइड के साथ अपक्रिया, फिर एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया पढ़ेंगे। तो एसीटल्डिहाइड के साथ अपक्रिया कैसे करता है, देखिए एथिलेमीन एल्डिहाइड के साथ अपक्रिया करके सिफ बेस बनाता है। ठीक है, यानी कि सिफ बेस वो बनाएगा। तो एसीटल्डिहाइड यहाँ पे कर दीजिएगा, एल्डिहाइड की जगह पर एसीटल्डिहाइड भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एथिलेमीन का फॉर्मूला लिखेंगे C2H5NH2। ठीक है, ये किसके साथ अपक्रिया कर रहा है, एसीटल्डिहाइड के साथ। इसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। ठीक है, इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो देखिए बनेगा क्या, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा CH3, ये आपका हो गया CH3 हमने ले लिया। ठीक है, अब CH3 हो गया, ये CH ले लेंगे, CH हो गया। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड आपका लग जाएगा। देखिए CH3CH हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, फिर हमने क्या ले लिया, देखिए यहाँ से एक N ले लेंगे, N हो गया, और यहाँ से C2H5 ले लेंगे, C2H5।
देखिए इन सबको हमने लिया, बचा क्या हमारा, यहाँ पे हमारा H2 बचा और ये वो बचा, तो हमारा हो गया H2O। ठीक है, बस यही आपका रिएक्शन होगा। इसका नाम थोड़ा दूसरी तरह से है, इसी को हम बोलते हैं सिफ क्षारक। ये भी आता है कहीं कहीं कि सिफ बेस क्या है, तो आप बता सकते हैं। तो एथिलेमीन एसिटाल्डिहाइड के साथ अपक्रिया करके सिफ बेस बनाता है, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका है एथिलेमीन, एथिलेमीन। ये है आपका एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, और ये आपका जो है भैया इसका नाम दूसरा है, सिर्फ क्षारक तो इसको वैसे बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है एथिलीडोन, डॉन नहीं, एथिलीडोन, एथिलेमीन, एथिलेमीन। ठीक है, एथिलीडोन, एथिलेमीन, या इसी को बोलते हैं सिर्फ क्षारक। ये सिर्फ क्षारक इंपॉर्टेंट है, ये कई जगह आया है। ठीक है, ये बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एथिलीडोन, एथिलेमीन या सिर्फ क्षारक। तो जब एथिलेमीन एसिटाल्डिहाइड के साथ अपक्रिया करता है तो सिर्फ बेस बनाता है, सिर्फ क्षारक, बेस का मतलब क्षारक। ठीक है, तो ये आपका एथिलेमीन है, ये एसिटाल्डिहाइड के साथ इसने अपक्रिया किया तो हमारा बना, देखिए ये कैसे हुआ रिएक्शन। देखिए ये CH3CH हमने ले लिया, CH3CH पे डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर यहाँ से N ले लिया, N हो गया, ये C2H5 ले लिया, बचा क्या, H2 बचा और वो बचा, इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। कार्बन 2 और एक 3 और एक 4 है, इधर कितना 1 1 2 2 4, इधर हाइड्रोजन कितना है 5 2 7 3 10 11, इधर कितना है 3 1 4 5 9 और 2 11, इधर ऑक्सीजन कितना है 1, इधर भी 1 ही है। ठीक है, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 ही है, बस हो गया। ठीक, दूसरा देखते हैं अब एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया कैसे होती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एथिलेमीन में ठंडा तनु HCl डालकर सोडियम नाइट्राइड का विलयन डालने पर बुदबुदाहट के साथ तेजी से नाइट्रोजन गैस निकलती है और एल्कोहल बनता है। मतलब देखिए हम क्या करते हैं, एथिलेमीन हमने ले लिया C2H5NH2, इसकी अपक्रिया हमने करा दी, नाइट्रस अम्ल से करानी है तो नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2। ठीक है, अपक्रिया हमने करा दी, लेकिन किसकी उपस्थिति में कराना है, देखिए लिखा है सोडियम नाइट्राइट और हमारा क्या लिखा है तनु HCl, तो यहाँ पे NaNO2 कर देंगे, क्या है सोडियम नाइट्राइट है NaNO2 और प्लस HCl, इसी की उपस्थिति में हम अपक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो हमारा बनेगा क्या, देखिए यहाँ से C2H5 हो गया, C2H5, देखिए C2H5, यहाँ से एक O ले लेंगे, यहाँ से H ले लेंगे तो OH हो गया। ठीक है, और क्या बचा हमारा, यहाँ पे N और यहाँ पे N मिलकर N2 बना लेंगे, और क्या बचा ये H2 और वो मिलकर H2O बना लेंगे। ठीक है, बस हो गया। तो जब हम एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl की उपस्थिति में तो एल्कोहल बनता है, ये होगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, ऊपर दूसरी तरह से लिखा है कि एथिलेमीन में ठंडा तनु HCl डालकर सोडियम नाइट्राइट का विलयन डालने पर बुदबुदाहट के साथ तेजी से नाइट्रोजन गैस N2 जो है तेजी से निकलती है और एल्कोहल बनता है। ठीक है, ये है एथिलेमीन, एथिलेमीन, और ये है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल। ठीक है, तो जब हम एथिलेमीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ कराते हैं तो एथिल एल्कोहल बनता है और नाइट्रोजन तेजी से निकलती है। ठीक है, बस ये हो गया सेकेंड रिएक्शन। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारे लास्ट चैप्टर का होगा और क्वेश्चन भी लास्ट ही होगा। देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। देखिए इसमें आपका न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, विटामिन, इन सब के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक अम्ल जरूर पढ़ लेना है, उसको भी मैं वीडियो में लेकर आऊंगा। तो डीएनए तथा आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये आपके न्यूक्लिक एसिड ही है। तो इनकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों अंतर बताना है। डीएनए और आरएनए में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने। पहले हम संरचनात्मक अंतर देखेंगे, दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है। देखिए डीएनए आरएनए, फर्स्ट है डीएनए में उपस्थित शर्करा 2-डीऑक्सीराइबोस होती है। भैया डीएनए में डीऑक्सीराइबोस
नाम से स्पष्ट है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सी शर्करा इसमें पाई जाती है। इसमें आरएनए में उपस्थित जो शर्करा होती है वो राइबोस है, ठीक है। दूसरा देखिए, डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन पिरिमिडीन क्षारक के रूप में होते हैं। डीएनए में साइटोसिन और थायमिन होता है पिरिमिडीन क्षारक के रूप में, और आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होते हैं। मतलब डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता और आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। तीसरा है, डीएनए की द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। मतलब डीएनए की संरचना जो होती है वो डबल हेलिक्स होती है, अल्फा हेलिक्स संरचना, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा डीएनए की संरचना कैसी होती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं बनाने का, ऐसे कुछ रहेगी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा भाई। मैं बना नहीं पाता उतना अच्छा, लेकिन ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद में आरएनए की एकल कुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, इसकी सिंगल होती है। चौथा देखिए, डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान 6 × 10⁶ से 16 × 10⁶ U के मध्य होता है, और जबकि आरएनए अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान 20,000 से 40,000 U के मध्य होता है। मतलब काफी छोटे होते हैं डीएनए से, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्रियात्मक अंतर में देखते हैं क्या है। संरचनात्मक अंतर और क्रियात्मक अंतर दो पूछा गया था। संरचनात्मक अंतर हमने जान लिया, क्रियात्मक देखते हैं। डीएनए आरएनए, डीएनए में प्रतिकरण का विशिष्ट गुण होता है। मतलब डीएनए में रेप्लिकेशन का गुण होता है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाता है बहुत आसानी से, ठीक है। आरएनए में सामान्यतः प्रतिकरण नहीं करते। डीएनए आनुवंशिक प्रभावों के संचरण को नियंत्रित करता है। मतलब डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ भी माना गया है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। मतलब जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसको आरएनए नियंत्रित करता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आज की ये क्लास यहीं पर फिनिश होगी। इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री के चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 10 तक सभी क्वेश्चंस को पढ़ा, ठीक है। तो ये आपका पूरा फिनिश हो चुका है।